तो चलिए आज फिर से मेरे इस चैनल संधू बैकपैकर पे आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। मेरे इस चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का व्लॉग दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो हम सिंपल पार्ट में रख लेते हैं वर्क परमिट और वीज़ा को, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और दूसरा पार्ट है जो भाई क्रोएशिया में सेटल नहीं हो पा रहे, इंडिया से तो चले जा रहे हैं बाइक राइडर में, कंस्ट्रक्शन में, होटल में, बट वहाँ पे सेटल नहीं हो पा रहे, वहाँ पे मतलब उनको रूल एंड रेगुलेशन अच्छे नहीं लग रहे। तो आगे किस कंट्री में मूव होना अच्छा रहेगा जब तक पुर्तगाल नहीं खुल जाता, और किस कंट्री में मूव होके ज़्यादा बेनिफिट है, तो इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि क्रोएशिया टू स्पेन जाएं, क्रोएशिया टू फ्रांस जाएं, इटली जाएं, पोलैंड जाएं या नीदरलैंड जाएं। तो आज का व्लॉग इसी पे रहने वाला है। तो चलिए इस व्लॉग की शुरुआत करता हूँ। आप सभी लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अच्छा कमेंट कर दो ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके। इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक सब दे रखे हैं, तो उसको फॉलो करो ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती रहे। तो चलिए अगर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो सेटलमेंट वाला काम है, क्रोएशिया टू किसी भी कंट्री में सेटलमेंट है, उसका बाद में बात करेंगे। पहले हम परमिट और जो वीज़ा स्टक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि आपका भी टाइम जाया ना हो, आप भी अपना टाइम खराब मत करो, ठीक है। और सिंपली तौर पे मैं ये बताऊंगा भाई, देखो जनवरी फरवरी मार्च वालों को तो मैंने बोल दिया था कि विड्रॉल कर लो। अप्रैल वालों को मैंने 15 नवंबर तक का टाइम दिया था। अगर बाय चांस उनका आ जाता है, मैं तो यही भला ही चाहता हूँ आपका कि बाय चांस अगर आ जाता है तो 50% चांस तो रहेगा कि वीज़ा लगने का। तो अप्रैल वाले 15 नवंबर तक वेट करके अपना विड्रॉल कर लें फाइलें, और मई वाले भी 15 नवंबर तक विड्रॉल कर लें अपनी फाइलें, क्योंकि अब ज़्यादा वेट करने का फ़ायदा नहीं है। बाद में वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो ऐसी बहुत बड़ी दिक्कतें फंस जाओगे। तो ये मई तक, जितने मई से पहले जितने भी है ना, वो 15 नवंबर तक अपनी फाइलें विड्रॉल करके नई तरीके से लगा दो, क्योंकि परमिट का जो टाइम है बहुत कम हो चुका है। जो अब का टाइम चल रहा है ना, अक्टूबर का चल रहा है या सितंबर का चल रहा है, तो परमिट बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो आप जैसे डब्रोनिक हो गया, ब्राज़दीन हो गया, ज़दार हो गया, ज़बोक हो गया, तो बहुत छोटी छोटी सिटी हैं जिनमें अप्लाई करके आपको बेनिफिट हो सकता है। तो आप थोड़े दिमाग के साथ चलिए। 6 महीने से परमिट नहीं आया तो अब कैसे आ जाएगा। तो अभी मैं जून जुलाई के रिलेटेड बात नहीं करूंगा, क्योंकि जून जुलाई को अभी वेट करनी चाहिए, क्योंकि तब तक तो रूल इम्प्लीमेंट हो चुका था। तो उनको वेट करनी चाहिए कि उनका जो वीज़ा सक्सेस रेट है थोड़ा बढ़ के तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। अभी वो वेट कर ले नवंबर के एंड तक, ठीक है। बस इतनी जुलाई तक ही हमने बात करनी है। और वीज़ा के रिलेटेड अगर बात करो तो भाई अगस्त वालों के वीज़ा फंसे हुए हैं यार। मेरे को मैसेज आ रहा है भाई मेरा वीज़ा फंस गया अगस्त वाले का, आज 110 दिन हो गया है, 100 दिन हो गया है। बट उससे अगेंस्ट हम सितंबर के वीज़ा देखें तो सितंबर का पूरा मंथ निकलने वाला है, ख़त्म होने वाला है। अक्टूबर के कुछ वीज़ा स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगस्त के जिसके वीज़ा फंसे हैं वो डर रहा है कि यार मेरा वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो कंपनी ने जितने बंदे बुलाने थे बुला लिए, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अब सभी के वीज़ा रिफ्यूज़ होंगे, ठीक है। वीज़ा लगेगा अगर आपकी कंपनी आप पे इंटरेस्टेड है। कंपनी को एम्बेसी से कॉल जाता है कि आपको इस बंदे की ज़रूरत है, अगर उस बोलता है कि नहीं ज़रूरत है तो फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है, ठीक है। सब कुछ एम्प्लॉयर पे डिपेंड होता है। तो आप वेट कीजिए, कोई बात नहीं, अभी कोई ऐसी बात बिगड़ी नहीं है। लोगों के 120 25 30 दिन के बाद ही वीज़ा लगे हैं, तो अभी आप वेट कर लीजिए। तो वीज़ा सितंबर के, जिसका सितंबर में बायोमेट्रिक हुआ है, उसको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे के पूरे सितंबर मंथ के अच्छे सक्सेस रेट के वीज़ा आ रहे हैं। 95% से प्लस सक्सेस रेट के साथ वीज़ा लग रहे हैं, तो कोई इसी डरने की जरूरत नहीं है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो वो है क्रोएशिया को क्या हम गेटवे बना के चलें और क्रोएशिया से निकल जाएं और क्रोएशिया से किसी और कंट्री में सेटल हो जाएं। तो मैं तो भाई यही कहूँगा, अगर आपका क्रोएशिया में सेट नहीं बैठ रहा, देखो क्रोएशिया में किसका सेट बैठ रहा है, जो स्किल्ड है, जिसको प्रॉपर तरीके से काम आते हैं। एक काम नहीं आता, दो काम आते हैं। मैं तो लोगों को यही बोलता रहता हूँ कि कोई काम सीख के जाओ, इंग्लिश सीख के जाओ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए।
तो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बंदे भेजे थे अपने, 12-13 बंदे थे, सभी स्किल्ड थे, मतलब उसमें से 2-3 मान लो नहीं भी थे। तो जो स्किल्ड थे उनको जाते ही कंपनी ने उठा लिया, ठीक है, कंपनी ने काम दे दिया, कंपनी ने टीआरसी अप्लाई करी। वैसे टीआरसी सभी की अप्लाई हो गई है, बट कंपनी ने उस बंदे को देखा कि हाँ भाई इस बंदे को काम आता है, कंपनी ने उसी टाइम उसको बोला कि हाँ भाई आप तो हमारी कंपनी में एक्टिव हो चुके हो, ठीक है। तो ऐसे ही चलता है भाई, कंपनी को वो बंदे चाहिए जो जिनके पास हुनर है, ठीक है, जिसको एक काम नहीं 2-2 काम आते हैं। तो बहुत टाइम पहले से बता रहा हूँ कि ऐसा करके जाओ। अभी जो फ्रेशर जा रहे हैं बाद में कमेंट पता क्या करते हैं, नहीं ये ऐसा होता ही नहीं है, क्रोएशिया में ऐसी सैलरी मिलती नहीं है। भाई आप तो फ्रेशर हो, आपको क्या घंटा आता है? हाँ, लोगों को बताते हो कि क्रोएशिया में ऐसा है, क्रोएशिया में ऐसा। तुम क्या सीख के गए हो क्रोएशिया के लिए? ठीक है, लोगों ये ना, मतलब ये लोग खुद पहुंच जाते हैं क्रोएशिया में, है ना। ये नहीं चाहते कि कोई और भी आए क्रोएशिया में, ये नहीं चाहते कोई और भी सेटल हो आके। कमेंट में 100 में से एक कुत्ता ऐसा होता है, 100 में से एक कुत्ता ऐसा होता है जो भौंकने वाला होता है पर काटने वाला नहीं होता, ठीक है। वो मिल जाता है, क्रोएशिया में ना आओ, क्रोएशिया में ऐसा हो रहा है, क्रोएशिया में ऐसा। भाई बहुत सारे लोग सेटल हैं क्रोएशिया में। मेरे ग्रुप में मैंने एक मैसेज डाल दिया ना, इतने बंदे इकट्ठे हो जाएंगे, वो तुम्हें बता देंगे कि कौन सा बंदा कितनी सैलरी ले रहा है, ठीक है। बहुत सारे बंदे क्रोएशिया में सेटल हैं। क्यों सेटल हैं? क्योंकि उनको काम आता था, वो दुबई से रिटर्न थे, जब उन्होंने इंडिया से सीख के गए काम, इंग्लिश आती थी, वो सेटल हो गए। तुम अभी भी कभी भांग खा के बैठे रहो। मैं तो चिल्ला के थक गया भाई, मेरा क्या है, तुम मेरे कोई भाई लगते हो। मैं तो यही बोलता रहता हूँ कि सीख के जाओ। चलो मान लो आप सीख के नहीं गए, कुछ नहीं आपको आता, नील लो आप, ठीक है, फिर भी आपने क्रोएशिया का गेटवे क्लियर करना है, चाहे टीआरसी है चाहे वीज़ा है। अगर वीज़ा वैलिड है तभी क्लियर कर सकते हो, अगर टीआरसी है तब भी क्लियर कर सकते हो। अगर टीआरसी और वीज़ा वैलिड नहीं है तो टैक्सी के रास्ते जाना पड़ेगा, डोंकी के रास्ते। वो डोंकी तो नहीं कहते उसको, टैक्सी में 4 घंटे का ड्राइव होता है, तो उसमें वो पहुंचा देते हैं, ठीक है, 500-1000 यूरो लेते हैं, वो कर देते हैं, इटली पहुंचा देते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप स्पेन पहुंच जाते हो, तो क्रोएशिया से स्पेन चले जाते हो, तो स्पेन में क्या होता है, पेड्रो मीना के पेपर लगते हैं। जब ये क्रोएशिया ओपन नहीं हुआ था ना, तो क्रोएशिया यूरोप में था, शेंगन में नहीं आया था, तो क्या होता था, सर्बिया से डोंकी लगती थी। आप सभी को याद होगा, ऐसे 2 साल पहले की बात है, सर्बिया से डोंकी लगती थी। लोग स्पेन में पेपर लगाते थे या तो पुर्तगाल में पेपर लगाते थे। क्यों लगाते थे? अब 12-15 लाख डोंकी के लगा के जाना, वहां पे जाके पेपर लगाना क्यों लगाते थे? क्योंकि उनको पता है आज ही स्पेन मुश्किल है। स्पेन में लाइफ तब तक मुश्किल है जब तक आपके पास टीआरसी नहीं है। अगर मान लो कि आपने स्पेन में 6 महीने बिता दिए ना, तो मैं ये आपको लिख के देने को तैयार हूँ, आपको एक जॉब मिल जाएगी, अकोमोडेशन मिल जाएगी, और 500 यूरो तक आप सेव करके रख सकते हो। और जब आपको टीआरसी मिल गया, तब 1000 से 1200 यूरो सैलरी प्लस कंपनी अकोमोडेशन प्लस फूड सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। जाए वो लोग जो पेशेंस के साथ रह सकते हैं, वो लोग मत जाए जिनके पास पेशेंस नहीं है। आज काम नहीं मिला भाई, मेरा क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, जो नखरे ना करे। स्पेन में थोड़ी सी लाइफ डिफिकल्ट है, बट अगर आपने स्पेन में 2.5 से 3 साल बिता दिए तो ऐसा टीआरसी कार्ड मिलेगा, आप कहोगे भाई मेरी ज़िंदगी बदल गई। चाहे इंडिया में रोज आओ जाओ, चाहे इंडिया से अपनी वाइफ को ले जाओ, इंडिया से अपने बच्चों को ले जाओ, इंडिया से अपने माँ बाप को ले जाओ, उसकी टीआरसी इतनी मजबूत टीआरसी है जैसे पुर्तगाल की टीआरसी थी। अब कुछ भी लोग बोलते हैं भाई मेरा दोस्त जर्मनी में है, मेरा भाई जर्मनी में है, मेरा भाई इटली में है। हाँ, जिसका कोई रिश्तेदार रहता है वो आपको संभाल सकता है तो वो चले जाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्रोएशिया से वो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अपनी लाइफ ऐसी कंट्री में सेटल करो जहाँ पे आपके पास एक काम हो, एक अकोमोडेशन हो, फूड चाहे आप खुद ले रहे हो, बट आपके पास ये चीज़ें हो, और उस कंट्री की एक अच्छी सी टीआरसी हो आपके पास। क्रोएशिया से स्पेन, क्रोएशिया से इटली, क्रोएशिया से नीदरलैंड, क्रोएशिया से पोलैंड, सब कुछ सेटलमेंट से ही किया जा सकता है, ठीक है। सेटलमेंट कैसे होती है? या तो किसी आपके एजेंट के नॉन में कोई बंदा है, या तो कोई आपका रिश्तेदार है, या तो कोई आपका दोस्त है, या तो किसी को आप जानते हो, है ना। सब सेटलमेंट के साथ ही होता है, हो जाता है, बहुत ईजिली हो जाता है, ठीक है। जो सर्बिया से डोंकी लगा के जा रहे हैं उनका तो बहुत ईजिली हो जाता है,
आपके पास तो फिर भी TRC है। तो ये चीज़ें करके देखो, बहुत ही बेनिफिट में रहोगे।